हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हो? मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 4th लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। इनफैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालना ये भी आपको बता चुका हूँ। अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। बच्चों ये चैप्टर बेशक आपको आसान लगता है पर इससे क्वेश्चन आता है, इसके बेस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है और उस समय जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो। और वैसे भी 11th बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बच्चे इसको बहुत लाइटली लेते हैं, पर लाइटली नहीं लेना है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ना है तभी जाकर आप आगे अच्छा कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग क्या क्या इस वीडियो में करने वाले हैं। आज मैं लॉ की बात करूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हम लोग है जो पढ़ते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है उसको डिफरेंट लॉ के थ्रू क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है। इनमें से जो जितने लॉ हैं इसमें आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन आता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जिसको हम लोग गैर लुसाक लॉ कहते हैं, और एवोगाड्रो लॉ आता है। बच्चों ये जितना भी लॉ है, ये आपका जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है उन सब में ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। इसमें डिफरेंट लॉ आता है, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। बच्चों ये इस लॉ के बारे में ऑलरेडी आप समझे हुए होंगे। जैसा कि बच्चों इसके नाम से ही पता चलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब कहता क्या है कि मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब कि मैटर को ना तो कभी बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर हम किसी चीज़ में किसी भी तरह का केमिकल और कंपाउंड अगर यूज किए हैं तो बनने के बाद, रिएक्शन के बाद उसके मास में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। कहता है द लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए फ्रेंच केमिस्ट नेम ए लवैजर। लवैजर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में जो है हम लोगों को बताया। लॉ कहता क्या है कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स। इन अदर वर्ड्स मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। और इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट्स, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो बच्चों पहले इसके बारे में बता दूं कि जब भी आप किसी भी चीज़ को रिएक्शन कराते हैं, सपोज अगर C+O2 अगर आप करते हैं तो C+O2 क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ये जो पोर्शन हो गया दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, जो रिएक्शन करता है। और जो बनता है जैसे CO2 बना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो बच्चों कहता क्या है कि रिएक्टेंट साइड में जितना होता है उतना ही एग्जैक्टली किधर मिलेगा हम लोगों को, प्रोडक्ट साइड में मिलेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग दो स्टेट में समझ सकते हैं। एक तो आपका फिजिकल चेंज के फॉर्म में, एक आपका फिजिकल चेंज में। आप इसको घर पे इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप आइस लिए, आइस लेने के बाद आप उस आइस का पहले मास है जो मेजर कर लीजिए। मास लेने के बाद जब वो लिक्विड बनता है तो लिक्विड बनने के बाद उसका आप मास मेजर कीजिए, और लिक्विड बनने के बाद आप उसको क्या कीजिए, हीट कीजिए, गर्म कीजिए या बॉयल कीजिए। और उसके बाद का जो मास होता है बच्चों, सारा का सारा मास एनी कंडीशन आपको हमेशा क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। इसका मतलब है कि फिजिकल चेंज में आपका मास क्या है, दैट इज अनचेंज्ड। तो इट इज फाउंड दैट देयर इज नो चेंज इन वेट दो ए फिजिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। बच्चों यहाँ पर फिजिकल चेंज, आइस को हीट किए तो वाटर बना, देयर इज ए फिजिकल चेंज बट द मास ऑफ द आइस और द सब्सटेंस हैज नॉट बीन चेंज। तो हम लोग फिजिकल चेंज की बात कर लिए जब ऑब्जेक्ट आपका अंडरगोज, ये फिजिकल चेंज होता है। अब हम लोग केमिकल चेंज की बात करेंगे, और वैसे भी आज के टॉपिक में आपको केमिकल चेंज ही समझना है। तो व्हेन मैटर अंडरगोज ए केमिकल चेंज, अगर मैटर आपका केमिकल चेंज करता है तो उस केस में आपका क्या होता है। तो देखो यहाँ पर HGO अगर 100 ग्राम लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं
तो ब्रेक डाउन करने के बाद आपका Hg प्लस हाफ O2 बनता है। बच्चों ये टोटल इसका मास कितना है 100 ग्राम, और जब इसको हम लोग ब्रेक डाउन किए तो कितना बना, तो 92.6 प्लस 7.4 ग्राम। और अगर इन दोनों को भी हम ऐड करते हैं बच्चों, अगर इन दोनों को भी ऐड करते हैं तो कितना आता है 100 ग्राम ही आता है। इसका मतलब जितना आपका रिएक्टेंट साइड में था एग्जैक्टली उतना ही प्रोडक्ट साइड में रहे। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अभी आपको मैंने बताया था C प्लस O2 क्या बनाया, CO2। अब आप सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला काम आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो C1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। एक और इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, H2 प्लस O2 फॉर्म्स H2O। यहाँ पे देख लेते हैं हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 कर देते हैं और यहाँ पर आपका ये हो गया बैलेंस। तो बच्चों हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, तो बैलेंस हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए करते हैं। अगर हम लोग इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो आपका लॉ फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसका मास हम लोग मेजर करते हैं। तो कार्बन का मास कितना आता है बच्चा, जल्दी बताओ दैट इज 12। ऑक्सीजन का कितना आता है, दैट इज 16 2 जा 32। यहाँ पर अगर CO2 बनाएंगे तो आपका हो गया 12 प्लस 32। इधर टोटल कितना हो गया 32 प्लस 12 दैट इज 44 यूनिट और ग्राम। इधर भी एग्जैक्टली कितना हो गया 44 हो गया। तो बच्चा लोग एक चीज बताए, जितना हम लोग लगाए थे उतना ही एग्जैक्टली हम लोग को इधर भी मिल रहा है। तो हम लोग इसी वाले देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग इसको बैलेंस किए। हाइड्रोजन इधर कितना है 4 है, इधर भी कितना है 4 है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन भी इधर कितना है 2 है। अब हम लोग इसका मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन मतलब 4 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन 2 इसका मतलब कितना हो गया दैट इज 32 ग्राम। इधर कितना बनता है बच्चा लोग, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। इधर अगर हम लोग देखें तो कितना आ गया दैट इज 36 ग्राम, और इधर देखें तो 2 मल्टीप्लाई 18 दैट इज 36 ग्राम। और इस तरह से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह फॉलो करता है। अब इसके बेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, कहता है 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 ऑन ए कंप्लीट कंबशन गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2 and 2.7 gram of H2O, show that the reaction obey the law of conservation of mass। ये हम लोग को बताता है कि C2H6 ये बताता है C2H6 plus O2 gives that is CO2 प्लस H2O और प्लस हीट। तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या होता है, इसको बैलेंस करना। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 2 ये 7, कार्बन यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ भी हम लोग क्या कर दिए 4 CO2, और ऑक्सीजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना है 12, यहाँ हम लोग 6 H2O कर दिए। ऑक्सीजन कितना हो गया, तो यहाँ 8 6 14 और यहाँ भी आपका 14 हो गया। तो ये हमारा सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग को लेना कितना है, तो आप एक तरीका तो कर सकते हैं कि इन सबका आप मास निकाल लीजिए, और नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग मोल्स के फॉर्म में करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इन C2H6 हम लोग देखेंगे कि ये C2H6 कितना मोल्स को कंटेन करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है मास बाई मोलर मास। अब यहाँ पर मास हम लोग देखेंगे C2H6 का मास कितना दिया हुआ है, तो कहता है दैट इज 1.5 ग्राम ऑफ C2H6। हम लोग को कितना दिया गया है, दैट इज 1.5 ग्राम। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे 1.5 बाई मोलर मास कितना होता है C2H6 का बच्चा। तो देखो C का 2 मतलब 12 2 जा 24 और प्लस 6 दैट इज 30। इसका मतलब ये हो गया 30।
इसको अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, तो दैट इज 0.05 मोल्स। ये किसका आ गया, ये जो हम लोग को मास दिया है 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम कितना हो गया C2H6 का, दैट इज 0.05 मोल्स। अब यहाँ पर कहता है कि 2 मोल्स ऑफ C2H6 नीड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 0.05 मोल्स कितना जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ C2H6 need 7 moles of oxygen। तो आपका 0.05 मोल्स कितना हो जाएगा बच्चा, तो इसका मतलब 7/2 इंटू 0.05, ये आपका 100 नीचे चला गया, इसको अगर हम काटेंगे तो दैट इज 7/40 मोल्स। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को पता चल चुका है कि अगर हम लोग 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 लेते हैं तो उसको ज़रूरत है 7/40 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब 7/40 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का मास अगर हम लोग निकालते हैं तो 1 मोल्स का मास कितना हो जाता है, 1 मोल का मास दैट इज 32 ग्राम। तो 7/40 मोल्स का कितना हो जाएगा, तो 7/40 इंटू 32 दैट इज 5 and 4 that is 28.5 equal to 5.6 ग्राम। अब यहाँ देखो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को पता था कितना C2H6 ले रहे हैं हम लोग, तो दैट इज 1.5 ग्राम। इसको ध्यान से देखिएगा, कितना हम लोग C2H6 लिए 1.5 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन हम लोग कितना ग्राम लिए, दैट इज 5.6 ग्राम, तो प्लस 5.6 ग्राम। और कितना बनाता है ये आपका दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 4.4 ग्राम, और प्लस H2O कितना है, दैट इज 2.7 ग्राम। अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा तो LHS रिएक्टेंट साइड में जितना मास होगा एग्जैक्टली उतना ही मास आपका प्रोडक्ट साइड में भी होगा। तो हम लोग इसको काउंट करें तो यहाँ देखिए आप 1.5 प्लस 5.6 कितना हो जाता है, दैट इज 7.1 ग्राम, और इधर भी आपका 4.4 ग्राम प्लस 2.7 दैट इज 7.1 ग्राम। इसका मतलब जितना हम रिएक्टेंट साइड में लगाए थे एग्जैक्टली उतना ही हमको प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है, और हम कह सकते हैं कि इट फॉलो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे बच्चों ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पुराने समय में आपका सटीक था, पर आज की डेट में ये एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं है, और इसके पीछे का कारण है हम लोग पढ़ चुके हैं E = mc²। अकॉर्डिंग टू दिस कि मास कैन बी क्रिएटेड एंड मास कैन बी डिस्ट्रॉय, E = mc²। इस फॉर्मूला के थ्रू आप ये कर सकते हैं कि मास और एनर्जी दोनों को क्रिएट किया जा सकता है और दोनों को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, अगले लॉ में नेक्स्ट में हम लोग दूसरा लॉ पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपके पास सबसे जल्दी हमारा वीडियो पहुंच पाएगा। चलिए इसी तरह से पढ़ते रहिए। थैंक यू।